नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश में रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद शुरू। 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की हुई खरीद। अब तक 31 लाख से अधिक किसानों ने गेहूं की खरीद के लिए कराया पंजीकरण। इस सत्र में गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन। कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक चंडीगढ़ में जारी। भारत के साथ 19 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि बैठक में ले रहे हैं भाग। स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर हुई चर्चा। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक के दूसरे दिन जल संसाधन प्रबंधन पर तकनीकी सत्र का आयोजन। बैठक में जलवायु परिवर्तन और पानी की बढ़ती मांग जैसी वैश्विक जल चुनौतियों पर हुई चर्चा। नमामि गंगे प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, गंगा के संरक्षण और कायाकल्प पर दी गई प्रस्तुतियां। और अब समाचार विस्तार से। देश में रबी विपणन सीजन 2023-24 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है और पिछले वर्ष के शून्य क्रय की तुलना में 27 मार्च 2023 तक 10,727 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की गई है। मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन, देवास, इंदौर, शाजापुर और सीहोर आदि क्षेत्रों में गेहूं की सरकारी खरीद हो रही है। यहां पर यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि पिछले साल मार्च के महीने में ही कुल खरीद लगभग 10,000 मीट्रिक टन हुई थी, जबकि वर्तमान वर्ष में 27 मार्च 2023 को ही यह आंकड़ा पार हो चुका है। सरकारी एजेंसियों को अपनी फसल बेचने के लिए पिछले साल लगभग 18 लाख किसान वास्तविक आंकड़ों में सार्वजनिक खरीद अभियान में भाग ले रहे थे, जबकि इस साल 31 लाख से अधिक किसान गेहूं की सार्वजनिक खरीद प्रक्रिया में शामिल होने के लिए पहले ही अपना पंजीकरण करा चुके हैं। इस वर्ष गेहूं की अच्छी खरीद के लिए ये शुभ संकेत मिले हैं। पिछले रबी विपणन सत्र 2022-23 के दौरान वास्तव में खरीदे गए 187.92 लाख मीट्रिक टन गेहूं की तुलना में रबी विपणन सत्र 2023-24 के दौरान खरीद के लिए 341.50 लाख मीट्रिक टन गेहूं की यात्रा का अनुमान लगाया गया है। राज्य सरकारों द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के आधार पर राज्य खाद्य सचिवों की 1 मार्च 2023 को हुई बैठक में राज्यवार खरीद अनुमानों को अंतिम रूप दिया गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किए गए दूसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इस सत्र में गेहूं का अनुमानित उत्पादन लगभग 1,121 लाख मीट्रिक टन है। भारतीय खाद्य निगम के क्षेत्रीय कार्यालयों की नवीनतम रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि हाल की बारिश ने गेहूं के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला है। और कृषि कार्य समूह की दूसरी कृषि प्रतिनिधि बैठक 29 से 31 मार्च 2023 तक चंडीगढ़ में आयोजित की जा रही है। इस महत्वपूर्ण बैठक में भारत के साथ 19 सदस्य राष्ट्र और 10 आमंत्रित देशों तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग में संयुक्त सचिव रितेश ने इस कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कृषि कार्य समूह के कृषि प्रतिनिधियों की दूसरी बैठक सदस्य देशों के लिए एक साथ आगे आने और स्थायी कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पोषण सुनिश्चित करने के तौर तरीकों पर चर्चा करने का एक महत्वपूर्ण मंच है। उन्होंने कहा कि हम चंडीगढ़ में इस कार्यक्रम की मेजबानी करके सम्मानित महसूस कर रहे हैं और उपयोगी चर्चाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। पत्र सूचना कार्यालय चंडीगढ़ के अपर महानिदेशक राजेंद्र चौधरी ने कहा कि ये बैठक खाद्य बाजार की स्थिति को समझने और उससे निपटने तथा क्षमता निर्माण की आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। हम उम्मीद करते हैं कि इस फोरम की पहल भविष्य की प्रगति के लिए एक मार्ग को प्रशस्त करेगी। आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण और जलवायु स्थिरता कार्य समूह की दूसरी बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत G20 के लिए भारत की सह अध्यक्ष पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में अपर सचिव ऋचा शर्मा के उद्घाटन भाषण के साथ गुजरात के गांधीनगर में हुई। उद्घाटन सत्र के बाद जल संसाधन प्रबंधन पर दिन का पहला तकनीकी सत्र आयोजित किया गया।
जिसका नेतृत्व जल संसाधन जल शक्ति मंत्रालय में विशेष सचिव देवश्री मुखर्जी ने किया। सत्र के दौरान की गई प्रस्तुतियों में संयुक्त राष्ट्र के अति महत्वपूर्ण निरंतर विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए जल संसाधनों के कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया और जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि और पानी की बढ़ती मांग जैसी वैश्विक जल चुनौतियों की भी चर्चा की गई। नमामि गंगे, प्रदूषण के प्रभावी उन्मूलन, गंगा के संरक्षण और कायाकल्प, जलवायु लचीले बुनियादी ढांचे, जल भंडारण, बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना, भागीदारी, भूजल प्रबंधन, जल जीवन मिशन, ग्रामीण भारत में सभी परिवारों को 2024 तक सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध कराने की परियोजना और स्वच्छ भारत, जल स्वच्छता और स्वच्छता के सार्वभौमिकरण और इसके प्रभावों पर परियोजना को पूरा करने के लिए एक एकीकृत संरक्षण मिशन पर विषयगत प्रस्तुतियां भी दी गईं। इन प्रस्तुतियों ने खतरनाक दर से भूजल के गिरते स्तर के समाधान के लिए इस तरह की पहल की आवश्यकता की निरंतर मांग की पुष्टि की। और पद्म भूषण से सम्मानित रामचंद्र मिशन के अध्यक्ष, हार्टफुलनेस ध्यान के आध्यात्मिक मार्गदर्शक और हार्टफुलनेस एजुकेशन ट्रस्ट के संस्थापक कमलेश डी पटेल दाजी को मंगलवार को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली के NASC परिसर पूसा में सम्मानित किया। यहाँ दाजी ने कृषि वैज्ञानिकों के साथ हार्टफुलनेस ध्यान किया और उनसे चर्चा की और इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री तोमर ने कहा कि दाजी वो शख्सियत हैं जिन्हें हम अध्यात्म व विज्ञान का अग्रदूत कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसे महान साधक को अपने बीच पाकर कृषि बिरादरी धन्य है। तोमर ने कहा कि दाजी में हम अध्यात्म व कर्म दोनों का समुच्चय देख सकते हैं। उनका मार्गदर्शन, जीवनचर्या, दूरगामी सोच, प्रकृति से प्रेम और वसुंधरा के प्रति समर्पण, इन सब के प्रकाश में मार्ग खोजकर चलने का प्रयत्न करेंगे तो परम लक्ष्य की प्राप्ति के नजदीक तो पहुंच ही सकते हैं। तोमर ने कहा कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद व कान्हा शांति वनम के बीच भी MOU हुआ, जिसका फायदा सभी को मिल रहा है। कान्हा शांति वनम में दाजी के प्रयासों से 1400 एकड़ बंजर भूमि अब हरित आवरण ओढ़े हुए है। साथ ही वह श्रेष्ठ जल प्रबंधन करके पानी की एक एक बूंद बचा रहे हैं। वहां लगभग 130 देशों से लोग आकर ध्यान करते हैं। एक समय में 1 लाख लोग ध्यान कर सकते हैं और एक बार में 50,000 लोग रह सकते हैं। राजस्थान में पुलिसकर्मियों की थाली में गेहूं, चावल के साथ मिलेट्स यानी मोटा अनाज, ज्वार, बाजरा, रागी भी शामिल किया जाएगा। केंद्र सरकार ने हाल ही में सेना की मेस में मिलेट्स को शामिल किया है। उसी तर्ज पर ये फैसला लिया गया है। राजस्थान पुलिस के DGP उमेश मिश्रा ने बताया कि UN ने इस साल को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 के रूप में घोषित किया है। इस अभियान को बढ़ावा देने के लिए मिलेट्स पोषक अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी का सेवन करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिलों और यूनिट में संपर्क सभा का आयोजन कर जवानों को मिलेट्स यानी पोषक अनाज की खूबियों के बारे में जानकारी देकर इसे भोजन में सम्मिलित करने के लिए मोटिवेट किया जाएगा। पुलिस लाइन और बटालियन मुख्यालय स्थित शॉप में मिलेट्स रखे जाएंगे। मिलेट्स में पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा होने के साथ प्रोटीन, फाइबर, विटामिन B और खनिजों से भरपूर होने के कारण इसे पौष्टिक धान्य भी कहा जाता है। मिलेट्स का भोजन में प्रयोग स्वास्थ्यवर्धक माना गया है। मिलेट्स राजस्थान की भौगोलिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों के भी अनुकूल है और पुलिसकर्मियों के लिए ताकत वाले पोषण से भी भरपूर है। कर्नाटक का बीदर जिला देश के सूखे प्रभावित जिलों में से एक है। यहाँ पर गांव, गरीब और किसानों को स्वच्छ व पारदर्शी सुशासन की थीम के तहत योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए स्थानीय प्रशासन किस तरह से कर रहा है काम, इस विषय पर हमारे संवाददाता OP यादव ने बातचीत की बीदर के उपखंड अधिकारी लवेश ओरडिया से। अभी हम मौजूद है कर्नाटक के बीदर जिले में। यहाँ किसानों की तरक्की का महत्वपूर्ण आर्थिक आधार है कृषि और पशुपालन। किस तरह खेती किसानी को आगे बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत सरकार की और राज्य सरकार की योजनाओं के जरिए किसान किस तरह लाभान्वित हो रहे हैं और स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा किस तरह साकार हो रही है, इन सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है लविश ओरडिया। किस तरह का आपको लगता है जो स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन के मामले में बात करें, दिल्ली में नीतियाँ बनती है और जमीन पे ग्राउंड में जो इम्प्लीमेंट करने का काम होता है जिलों में? कि बहुत सारी इश्यूज जो है हम फील्ड पे फेस करते हैं कि बेनिफिशियरी सिलेक्शन में, और
आमतौर पर जो है जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जिनके पॉलिटिकल या कनेक्शंस हैं, वो इस तरह की स्कीम्स का फ़ायदा ज़्यादा उठा लेते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि ज़िले में हमारे 80% से ज़्यादा लोगों के पास BPL कार्ड है, जो कि कॉमन सेंस के मुताबिक पॉसिबल नहीं है। तो अभी जैसे मेरे एक सीनियर ने इनिशिएटिव लिया डिजिटल गवर्नेंस का, उसमें उन्होंने RTO के डेटाबेस से उसको मैच किया कि जिन लोगों के पास BMW या लग्जरी गाड़ियां हैं, चूंकि ये डेटा सारा आधार से लिंक्ड है, उनके पास पाया गया कि राशन कार्ड भी है। फिर हमारे यहाँ पे भूमि प्रोजेक्ट के तहत सारा जो ज़मीन का डेटा है उसको डिजिटलाइज कर दिया गया है। तो अब ये देखा गया कि किनके पास जो है 5 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है या जो बड़े किसान हैं, उनका नाम जो है राशन कार्ड से डिलीट किया जा रहा है। कि बीदर जिले में मुख्य कौन सी फसलें होती है जिनको किसान खेती करते हैं और पशुपालन से जुड़े व्यवसाय करते हैं? यहाँ पे जो मेजर क्रॉप्स हैं वो है ज्वार, हमारे यहाँ पर तुअर की दाल की खेती होती है, सोयाबीन भी काफ़ी पॉपुलर है, उसके अलावा फिर चना है, और कुछ हिस्सों में क्योंकि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट है कारंजा, जो मांजरा नदी के ऊपर एक डैम बनाया गया है, तो उन इलाकों में पानी की अवेलेबिलिटी होने के कारण लोग शुगर केन की भी खेती करते हैं, और हमारे ज़िले में अभी 4 से 5 शुगर मिल ऑपरेशनल है। स्वच्छता मिशन, तमाम तरह की जो स्कीम्स यहाँ चल रही है, उनकी ग्राउंड में किस तरह की स्थिति है? इन स्कीम्स को जो है मिशन मोड पर इम्प्लीमेंट किया गया, तो अभी आप देखेंगे तो स्वच्छ भारत मिशन भी जैसे है, तो लगभग हर गांव में, हर घर में एक टॉयलेट बना दिया गया है। आपने दिल्ली में भी कार्य किया, अब आप ग्राउंड पे यहाँ जिले में काम कर रहे हैं, किस तरह का आपको परिवर्तन लगता है? रोल में बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है। मिनिस्ट्री में जो ज़्यादातर काम होता है वो पॉलिसी मेकिंग, जो लॉज बनाए जाते हैं, वो काम होता है, और अभी ग्राउंड पर जो हमारा काम है, मेरी पोस्टिंग एज SDM या असिस्टेंट कमिश्नर, उसमें मेरा काम है उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करना। आपने ई दाखिल की वहाँ पे जिक्र किया, कंज्यूमर मंत्रालय में आपने बैठक में भाग भी लिया और सचिव को आइडिया दिए। मैंने कुछ कंज्यूमर केसेस कमीशन विजिट किए, मैंने पाया कि कुछ की सीलिंग्स गिर रही हैं, कहीं पे प्रॉपर बिजली के कनेक्शन नहीं है, उनके पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स नहीं है जो कि डेटा फीड कर सकें। तो इसको सुलझाने के लिए पहले हमें ग्राउंड पर जो है एक अच्छा ट्रेन्ड स्टाफ, एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा, ताकि हम ये जो ई दाखिल जैसे प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो पाए। तो ये थे बीदर के उपखंड अधिकारी लविस औरडिया, जिनका मानना कि केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं आम जन से जुड़ी, उनका यहाँ के गांव, गरीब और किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले, इसके लिए न केवल वो लगातार काम कर रहे हैं, बल्कि स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को सच्चे मायने में साकार करने के लिए डिजिटल इंडिया जैसे प्लेटफॉर्म का बेहतर तरीके से उपयोग भी कर रहे हैं। मेरे सहयोगी कैमरामैन राजेश शर्मा के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, बीदर, कर्नाटका। और दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में ग्रामीण विकास मंत्रालय के दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए, जिसमें केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति, फग्गन सिंह कुलस्ते समेत अनेक गणमान्य लोगों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने DD न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए कहा कि ऑन जॉब ट्रेनिंग के तहत आने वाले दिनों में देश के अनेक संगठनों के साथ मिलकर हम युवाओं को रोजगार मुहैया कराएंगे और PM मोदी के युवाओं को रोजगार देने के सपने को साकार करेंगे। हमारे साथ ग्रामीण विकास मंत्री भारत सरकार गिरिराज सिंह हैं, उनसे हम जानेंगे कि कितना रोजगार अब तक लोगों को मिल पाया और इनका मंत्रालय इसमें कितना प्रभावी रहा। एक नए चैप्टर का आरंभ हमने किया है, ऑन जॉब ट्रेनिंग। अब जो बच्चे ट्रेनिंग के लिए जाएंगे उनको मालूम है कि मुझे रोजगार मिलेगा और मैं इसमें बेहतर करूंगा, तो मुझे कहां तक जाना है। क्या है ऑन जॉब ट्रेनिंग, हमारे दर्शकों को आप समझाएंगे, जो रोजगार के लिए युवा जो लाइन में लगे हैं उनको आप समझा सकेंगे कि ये आखिर है क्या? अब इस ऑन जॉब ट्रेनिंग के माध्यम से जो बच्चे, जैसे अभी हमने 19 ऐसे इंडस्ट्री हाउस, चाहे वो रेडीमेड के कपड़े बनाते हों चाहे अन्य इंडस्ट्री में हो, आज 19 के साथ MOU किया पहली बार, जो 31,000 बच्चों को
ट्रेनिंग देंगे, भारत सरकार पैसा देगी, लेकिन वो ट्रेनिंग देने वाले बच्चों को अपने अनुसार से ट्रेनिंग देंगे और रोजगार भी उन्हीं को देना होगा। और ये रोजगार 100% रोजगार युक्त ट्रेनिंग होगा। कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए? जो प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरण का ये कार्यक्रम दीनदयाल कौशल विकास योजना के तहत जो हम देते हैं, उन बच्चे और बच्चियों को हमने नियुक्ति पत्र दी है। जो 31,000 हमने MOU किया है, आने वाले दिन में हम फिक्की को शामिल करेंगे, CIA को, PhD को, मैंने जितने देश के ऑर्गेनाइजेशन हैं, राज्य के ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबके साथ मिलकर के अब सीधा एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय, जॉब देने वाला, जॉब लेने वाला, गिवर और सीकर, दोनों को होगा। भारत सरकार पूल का काम करेगा, उनको ट्रेनिंग का पैसा देगा और वो 100% रोजगार देंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह, जो कहते हैं कि भारत सरकार पुल का काम करेगा और हम अनेक संगठनों के साथ मिलकर रोजगार मुहैया कराने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन S जयशंकर के साथ राजेश राज, TD न्यूज़, दिल्ली। और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग विभाग काकतीय इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस वारंगल ने किसानों के लिए ड्राइवर रहित स्वचालित ट्रैक्टर का आविष्कार किया है। CSE के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर P निरंजन ने कहा कि परियोजना को लागू करने के लिए किड्स W को कुल 41 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। परियोजना के प्रधान अन्वेषक MD शरफुद्दीन वसीम ने कहा कि चालक रहित स्वचालित ट्रैक्टर किसानों को जमीन की जुताई में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि ये लागत प्रभावी होगा और किसानों की आय में वृद्धि करेगा। परियोजना का लक्ष्य खेती में मानव प्रयासों को कम करना है। उन्होंने कहा, एक किसान रिमोट नियंत्रित ट्रैक्टर की मदद से छोटे खेतों की जुताई कर सकता है। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और जानते हैं कि देश भर की मंडियों में क्या रहा भाव। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में मक्का की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 28 मार्च को कोटा और सहारनपुर मंडी में मक्का के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं हरदोई मंडी में मक्का के भाव में नरमी रही, जबकि जंबूसर और बहराइच मंडी में इस दौरान मक्का के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एग मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की जंबूसर मंडी में 27 मार्च को मक्का का भाव रहा 2000 रुपए। 28 मार्च को उसके भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और भाव 2000 रुपए पर बरकरार रहा। जबकि राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान मक्का के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 27 मार्च को मक्का का भाव था 1975 रुपए। 28 मार्च को उसके सौदे 310 रुपए उछलकर 2285 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान मक्का के भाव स्थिर रहे। यहां 27 और 28 मार्च को मक्का 2140 रुपए पर बिकी। हरदोई मंडी में 27 मार्च को हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 2020 रुपए। 28 मार्च को उसके सौदों में 5 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 2015 रुपए। इस दौरान सहारनपुर मंडी में पीली मक्का के भाव में उठाव देखने को मिला। यहां 27 मार्च को पीली मक्का का भाव था 2370 रुपए। 28 मार्च को उसके सौदे 5 रुपए चढ़कर 2375 रुपए पर हुए। इस साल मक्का की रिकॉर्ड पैदावार देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान देश में मक्का की रिकॉर्ड उपज 346.13 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो पिछले साल की 337.30 लाख टन की पैदावार की तुलना में 8.83 लाख टन अधिक है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मूंग की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो मंगलवार को उत्तर प्रदेश की हाथरस और सहारनपुर मंडी में मूंग के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि बहराइच और जौनपुर मंडी में मूंग के भाव में नरमी देखने को मिली। एग मार्कनेट के मुताबिक उत्तर प्रदेश की बहराइच मंडी में 27 मार्च को मूंग का भाव रहा 7,810 रुपए। 28 मार्च को उसके भाव में 10 रुपए की नरमी आई और भाव 7,800 रुपए पर आ गया। राज्य की ही हाथरस मंडी में इस दौरान मूंग के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ।
यहाँ 27 मार्च को मूंग का भाव था 7,260 रुपए। 28 मार्च को उसके सौदे 25 रुपए चढ़कर 7,285 रुपए पर हुए, जबकि जौनपुर मंडी में 27 मार्च को मूंग का भाव रहा 7,730 रुपए। 28 मार्च को उसके सौदों में 30 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 7,700 रुपए। सहारनपुर मंडी में इस दौरान मूंग के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहाँ 27 मार्च को मूंग का भाव था 8,000 रुपए। 28 मार्च को उसके भाव में 100 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 8,100 रुपए पर। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड पैदावार होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 278,10,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन उत्पादन की तुलना में 5.08 लाख टन और बीते 5 वर्षों के औसत दलहन उत्पादन की तुलना में 31.54 लाख टन अधिक है। बता दें कि भारत से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल खासी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में 90.49% की बढ़ोतरी देखी गई है। एपीडा के मुताबिक साल 2022-23 में अप्रैल से दिसंबर महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 5 लाख टन के पार पहुंच गया है, जबकि साल 2021-22 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 2,60,317 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में 2,40,184 टन की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की और जानते हैं कि किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी मैदानी और तराई इलाके के किसान इस समय गेहूं और गन्ने के खेतों से पानी निकालने की व्यवस्था करें। इसके साथ ही यहां गन्ने की कटाई जड़ से करें। यही सभी सब्जियों के खेतों में पानी जमा न होने दें। इसके अलावा कद्दू वर्गीय सब्जियों को सहारा दें। वहीं उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम और मध्य मैदानी इलाकों में फिलहाल सिंचाई और बुआई का काम टाल दें। यहीं गेहूं, सरसों और काबुली चना जैसी फसलों से जल निकासी की व्यवस्था करें। दक्षिण पश्चिम और मध्य मैदानी इलाकों में ही जब सरसों की फलियों का रंग 85% तक सुनहरा हो जाए तो उनकी कटाई कर लें। यहीं हर 3 दिनों के अंतराल पर भिंडी की तोड़ाई करते रहें। बुंदेलखंड के किसान इस मौसम में अरहर को कीटों से बचाएं। इसके साथ ही यह जल्द से जल्द काबुली चना, मटर, मसूर, सरसों और अलसी की कटाई करें। यही जायद की फसल और सब्जियों में जरूरत के अनुसार यूरिया का प्रयोग करें। बुंदेलखंड में ही इस समय ग्रीष्मकालीन सब्जियों जैसे लौकी, कद्दू, टमाटर, बैंगन, मिर्च, खीरा, तरबूज और खरबूज की बुआई कर लें। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में किसान जल्द से जल्द सरसों की कटाई करें। इसके साथ ही यहाँ के किसानों को सलाह है कि वो किसी प्रमाणित स्रोत से मूंग और उड़द की उन्नत किस्मों के बीज प्राप्त करें। यही टमाटर, मटर, बैंगन और चने की फसलों में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए पक्षियों का बसेरा लगाएं। उत्तर प्रदेश के उत्तर पूर्वी मैदानी इलाकों में ही ज्वार, मक्का, बाजरा जैसी चारा फसलों की बुआई करें। इसके साथ ही यहाँ ये मौसम फ्रेंच बीन, लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और मूली की बुआई के लिए उपयुक्त है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और विंध्य इलाके में भी इस समय फ्रेंच बीन, लोबिया, चौलाई, भिंडी, लौकी, खीरा, तोरी और मूली की बुआई कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ सरसों की कटाई कर लें। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई फरवरी, मार्च और जून, जुलाई में की जाती है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है।
इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। और खेती किसानी के साथ साथ आइए नजर डाल लेते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में निर्वाचन आयोग ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। कर्नाटक की सभी 224 विधानसभा सीटों पर एक चरण में 10 मई को वोट डाले जाएंगे और 13 मई को नतीजे आएंगे। नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में राजद सांसद मीसा भारती के साथ बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। अदालत ने सीबीआई से सभी आरोपियों को चार्जशीट की कॉपी मुहैया कराने को कहा है। दिल्ली के सेंट्रल जिले के पटेल नगर थाना पुलिस ने 78 गैंग के नाम सक्रिय गिरोह के 5 लोगों को ऑपरेशन विराम के तहत बलजीत नगर गुरुद्वारे के पास से धर दबोचा है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित सीआरपीएफ अकादमी में बुधवार को 53वें बैच के 78 सीधे नियुक्त राजपत्रित अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 2151 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.78% हो गया है। तो किसान समाचार में फिलहाल इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के जिला औरैया में पहुंचे हैं और तुर्कीपुर गांव में पहुंचे हैं। तो बदला हुआ